कई तरह के थ्रेट आए, सीधे जान से मारने की धमकियां मिली मुझे फ़ोन पे ये कहा गया कि मैं रात को 1 बजे घर से निकलता हूं, अपने घर नहीं पहुंचूंगा। देखिए, जहाँ तक विंध्य का सवाल है और रीवा क्षेत्र का सवाल है, तो ये राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से ये बहुत चार्ज रहा है हमेशा। मीडिया को, जिसको मैं कहता हूँ कि ये खुला आसमान है, आपके पंखों में जितनी दम हो उतनी ऊंची उड़ान भरो, नौकरी में जाओ, खुद का काम करो, समाज के लिए कुछ करो, चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ करने की अपार संभावनाओं से भरा हुआ ये एक अकेला क्षेत्र है। आप डॉक्टर बनोगे भी ना तो कोई सेवा के लिए डॉक्टरी नहीं कर रहा है, क्षमा करना। उसका लक्ष्य होगा कोई वैसा नर्सिंग होम बना दे जैसा रीवा में फलाने डॉक्टर का है। कोई इंजीनियर होगा तो वो कुछ और ऐसे ही अपने आर्थिक केवल लक्ष्य उसके सामने होंगे। लेकिन समाज के लिए ईमानदारी से कुछ सकारात्मक अगर योगदान करने का कोई एकमात्र जरिया है तो मैं आज भी कहता हूं कि राजनीति से आगे वो पत्रकारिता है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, आज ऑन एयर पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जिन्होंने पत्रकारिता को जिया है और पत्रकारिता को एक तरीके से कहा जाए कि इबादत के जैसे देखा है। आप एक अच्छे बागवान हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे पढ़ाने वाले हैं और वर्तमान में आप कुलगुरु हैं एशिया की पहली पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के। सर, बहुत बहुत स्वागत है ऑन एयर पॉडकास्ट पे। सर नमस्कार आपको और आपके सारे दर्शकों को नमस्ते। सर, पत्रकारिता यदि, क्योंकि एक बड़ी एक चर्चा उठी है, युवाओं ने इसको कैरियर की तरह देखना शुरू किया है आज के दौर में और माध्यम भी बहुत सारे हैं, डिजिटल आने के बाद एक लहर सी आई है। लेकिन ग्लैमर या वर्तमान पत्रकारिता पर आप क्या कहना चाहेंगे सर कि आज ये पत्रकारिता को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इससे तुलना नहीं करना चाहिए। जब हम पत्रकारिता में आए तब केवल अखबार थे, समाचार पत्र पत्रिकाएं थीं, प्रिंट मीडिया था केवल, और वो भी ब्लैक एंड वाइट अखबार हुआ करते थे। बहुत बाद में जाके कलर हुए हैं और उसके बाद 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज़ चैनल आ गए, फिर इंटरनेट आया तो पूरा डिजिटल तक ये पूरा आसमान खुल गया है। तो अगर कैरियर की दृष्टि से भी युवा ले रहे हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। आखिर आजीविका के लिए कुछ तो चाहिए ही है। और पहले भी जो लोग काम करते थे आज़ादी के बाद के दौर में, तो वो कहीं ना कहीं अपनी आजीविका भी चलाते थे, सीमित साधनों में चलाते थे। वो कोई सरकारी नौकरियों की तरह सुनिश्चित किस्म के जॉब नहीं थे, बहुत जोखिम भरे जॉब थे जिसमें पैसा भी नहीं मिलता था। लेकिन एक संतोष का भाव ये होता था कि हम कुछ लिखेंगे, हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ मुद्दे उठाएंगे तो समाज में हमारी कुछ रचनात्मक भूमिका बनेगी। ये एक संतोष का भाव ये होता था कि पैसे कम हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिखने से अगर कोई समाज में चीज़ें ठीक हो रही हैं, कहीं कोई विभागों में सरकारी तंत्र में करप्शन उजागर हो रहा है और उस पर चीज़ें ठीक हो रही हैं, कुछ अच्छा चल रहा है तो उसको मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो सुकून का भाव होता था, कुछ क्रिएट करने का जो सुकून है, संतोष है, कुछ रचने का जो संतोष है, वो हमेशा इस माध्यम में था, आज भी है। लेकिन अब कैरियर की बात है तो जाहिर है कि इतनी 140 करोड़ की आबादी में जहां बड़ी संख्या में युवाओं की फ़ौज ऐसी है जो अलग अलग तरह की डिग्रियां लेके बाज़ार में निकलते हैं, तो पहली तो ज़रूरत नौकरी की ही होती है। तो अगर उस ढंग से भी मीडिया में देखा जा रहा है तो वो इसलिए कि इतने अवसर उपलब्ध हो गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ भी हमें नकारात्मक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज अवसर इतने ज़्यादा हैं। पहले 10-10 साल संघर्ष करने के बाद एक युवा जिस मकाम पे नहीं पहुंचता था, आज 2 साल में वो वहाँ हासिल कर रहा है और नौकरियों का भी मोहताज नहीं है। आज आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी नौकरी में नहीं है, किसी बड़े मीडिया हाउस में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने बूते ये टेक्नोलॉजी ये मदद कर रही है आपकी कि आप अपना स्थान अपने क्षेत्र में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में या किसी खास किस्म के विषय पर कोई कंटेंट क्रिएट करके आप वही जगह बना पाते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकमिंग दौर है, इसका स्वागत करना चाहिए। और जो जोखिम पहले कभी हुआ करते थे अखबारों की नौकरियों में, चैनल की नौकरियों में, काफ़ी हद तक वो आज हैं, लेकिन आर्थिक संकट वैसे नहीं है। जी निश्चित तौर पर सर, लेकिन जब बात पत्रकारिता की होती है तो इसको लेके एक जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि अन्य नौकरियों में आपको 10 से 6 की जॉब करनी है
झोला उठाया चला गया। लेकिन ये एक 24/7 की जॉब है और यहाँ पे एक जिम्मेदारी ये है कि आपको राष्ट्र हित की बात करनी है, देश हित की बात करनी है, समाज को अच्छे दिशा निर्देश देने हैं और एक आईने का काम करना है। ऐसा है, ये सवाल बहुत सही सवाल है और ये एक ऐसे समय उठा हुआ सवाल है जब हिंदी पत्रकारिता को 200 साल होने जा रहे हैं। 30 मई 1826 को कलकत्ता में हिंदी का पहला अखबार निकला था जिसका नाम था उदंत मार्तंड। जिस व्यक्ति ने ये निकाला था, जो इसके पहले संस्थापक संपादक हुआ करते थे, युगल किशोर शुक्ल, इनके बारे में बहुत मालूमात नहीं है, बहुत हम नहीं जानते वो कहाँ के थे, क्या करते थे। थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं कि वो पहले कहीं कलकत्ता में क्लर्क थे, फिर उन्होंने वकालत की और अंत में जाकर एक अखबार निकाला। तो ये अखबार क्यों, जब कलकत्ता में फ़ारसी में, उर्दू में, बांग्ला में और अंग्रेज़ी में 4 भाषाओं में अखबार पहले निकल चुके थे, तब हिंदी में निकालने की एक बांग्ला भाषी प्रदेश में क्या आवश्यकता थी। तो उन्होंने पहले ही पेज पर इसका उद्देश्य अंडरलाइन किया है और मैं नहीं समझता कि वो किसी मंत्र की तरह नहीं है। वो आज भी जो भी पत्रकारिता में लोग आ रहे हैं, भले ही कैरियर बनाने आ रहे हों, लेकिन उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक बिल्कुल एक अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस भाव तल पे उसको काम करना चाहिए। तो वो जो शब्द उन्होंने अपने पहले संपादकीय में पहले ही फ्रंट पेज पे लिखे हैं उदंत मार्तंड के, तो उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तानियों के हित, मतलब मैं ये अखबार क्यों निकाल रहा हूँ, तो वो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों के हित, मतलब मैं भारत के हित में, उनकी जो भी सोच रही होगी, भारत उसके केंद्र में था, भारतीयता उसके केंद्र में थी और भारतीय उनके केंद्र में थे कि इनके लिए जो एक गुलाम देश है, इनके हित में मैं ये अखबार निकाल रहा हूँ। अब मैं ये भी आपको बता दूँ इसके साथ में कि जिस समय पहली 4 भाषाओं में कलकत्ता से ही अखबार छपना शुरू हो गए थे, अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन सभी अखबारों को कुछ ना कुछ ऐड किए हैं, आर्थिक सहायताएं दी हैं। अकेला अखबार ये था जो केवल आर्थिक संकटों के कारण 17 महीने में बंद हो गया था। हिंदुस्तानियों के हित जहां उसने अपना ये एक मैनिफेस्टो जाहिर किया, एक घोषणा पत्र उजागर किया, तो उसके बाद इसको अंग्रेज़ों से कोई सहायता नहीं मिली और 17 महीने में बड़े दुख के साथ उनको ये अखबार बंद करना पड़ा। लेकिन एक ऐसी शुरुआत युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 200 साल पहले की कि जिसके बाद पत्रकारिता का एक ध्येय बन गया कि तो स्वाधीनता की लड़ाई में जो योगदान क्रांतिकारियों का है, जो फांसी पे चढ़े, फांसी पे लटके, गोलियां खाईं, या उन सत्याग्रहियों का है जिन्होंने कांग्रेस में बापू के अनुयायी बन के जिन्होंने एक पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में आंदोलन किए, उससे कम बड़ा योगदान अखबारों का नहीं है। आप जब पूरे पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे आज़ादी के पहले के अखबारों का, तो वो नीलाम हुए हैं, अखबार बंद हुए हैं, उनकी संपत्तियां नीलाम हो गईं, उनके संपादकों को गिरफ्तार किया गया और वो अंदर हुए जेल में। एक अखबार मैं मध्य प्रदेश का ही उल्लेख करता हूं, दैनिक लोकमत नाम का, जबलपुर से निकलता था, 1931 का फ्रंट पेज, उसकी अपने विश्वविद्यालय में उसका फ्रंट पेज अवेलेबल है, उपलब्ध है, और वो सरदार भगत सिंह की फांसी का फ्रंट पेज है, जिसके ऊपर लिखा है संपादक द्वारका प्रसाद मिश्र MA LLB और ब्रैकेट में लिखा है जेल में। उस समय वो जेल में थे, तो पहले कुछ छापा होगा, जेल में थे, उनकी जगह जो इंचार्ज एडिटर थे उनका नाम फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। तो ऐसे त्याग और बलिदान की एक बड़ी कहानी आज़ादी की लड़ाई में, स्वाधीनता के योगदान में अखबारों की बहुत बड़ी रही है। इसलिए इसको मिशन कहा गया कि ये मिशन है, एक मिशन के लिए लड़े हम लोग, एक मिशन के लिए अखबार छापे और उसके लिए तमाम परेशानियां उठाईं, आर्थिक संकटों में बंद हुए, उनके ऑफिस नीलाम हुए, उनकी संपत्तियां नीलाम हुई, उन पर जुर्माने हुए, वो गिरफ्तार हुए। तो ऐसी बैकग्राउंड जिसकी हो, ऐसी बुनियाद जिसकी हो, जिस पत्रकारिता की हो, तो उससे आप उस बुनियाद से मुक्त नहीं हो सकते। वो इथिक्स, वो नैतिकताएं, वो मूल्य हमेशा अपेक्षित रहेंगे कि जब सब तरफ से लोग मायूस होंगे, निराश होंगे, पुलिस से परेशान होंगे, नेता नहीं सुनेंगे, अफसर नहीं सुनेंगे, तब उसको ये उम्मीद होती है कि यार एक खबर कहीं अखबार में छप जाएगी या कहीं दिख जाएगी तो मेरा भला हो जाएगा। ये भरोसा इसी वजह से है कि इसकी बुनियाद में ये त्यागी और तपस्वी संपादक हमारे हैं। निश्चित तौर पर बेहद गौरवशाली इतिहास है इस देश के पत्रकारों का और पत्रकारिता का, और सर ने बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से बता ही दिया। लेकिन सर थोड़ा आप पर आते हैं कि आप MSc मैथ में थे सर, और फिर उसके बाद आपने पत्रकारिता को कैसे, मतलब क्योंकि आज भी बच्चे जो है थोड़े से कंफ्यूज होते हैं सर, जुनून कुछ और कहता है,
मन उनका कुछ और कहता है, माता पिता कुछ और कहते हैं। लेकिन आपका यदि मैं देखूं तो आपने एमएससी इन मैथ किया और बहुत अच्छा था सर उस समय, उस दौर की एमएससी, और फिर आपने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ओर रुख किया। आप खुद वहाँ छात्र थे और आज खुद कुलगुरु हैं। तो कैसे सर ये प्रेरणा मानते हैं, किसको मानते हैं, कैसे पत्रकारिता शुरू हुई? मैथमेटिक्स में एमएससी जब मैंने टॉप किया तो मुझे उसी कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला जी। तो 1 साल मैंने अध्यापन भी किया कॉलेज में ही, लेकिन लिखने का शौक़ था। और उस समय ऐसा कोई बताने वाला नहीं था कि आप बैंक की नौकरी करते हुए भी किताबें लिख सकते हो, आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हुए भी कोई किताब लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, ऐसा कोई बताने वाला उस समय नहीं था। माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर एशिया का पहला जिसे कहा गया, आज जो भारत का सबसे बड़ा मीडिया का विश्वविद्यालय है, एक छोटी सी इमारत में भोपाल में शुरू हुआ था। उसके सेकंड बैच में एडमिशन मेरा हो गया। उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पर 20 सीट के लिए, उसमें हो गया। तो मुझे चूँकि लिखने का शौक़ था तो मैंने ये नहीं देखा कि इसमें कैरियर क्या बनेगा, इसमें क्या कठिनाइयाँ होंगी। तो जो एमएससी पढ़ने के बाद 1 साल कॉलेज की टीचिंग में जो मेरी आमदनी थी, जितना पैसा मुझे कॉलेज से मिलता था, और कुछ गणित के विषय में प्राइवेट ट्यूशन का खूब बाजार हमेशा रहा है, आज भी होगा, तो खूब सारी ट्यूशन चलती थी। तो जितना पैसा मैं कमाता था 1 महीने में, उस आमदनी के आंकड़े को छूने के लिए मुझे पत्रकारिता में आने के बाद अगले 10 साल इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन मेरा नई दुनिया में सिलेक्शन हुआ, जिसको हिंदी पत्रकारिता का नालंदा कहा जाता था जब हम पढ़ते थे। नई दुनिया जिसको पढ़ने की आदत डाली गई थी, अखबार के पाठक सब जगह होते हैं, रीडर, लेकिन अकेला नई दुनिया है जिसके खाते में ये श्रेय जाता है कि उसको पढ़ने की एडिक्शन थी लोगों को। जब तक पढ़ते नहीं थे, सुबह आता नहीं था, तब तक लगता नहीं था कि सुबह भी हो गई है कि नहीं। ऐसा नई दुनिया था। और जहाँ से बड़े बड़े राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी और राहुल बारपुते, शरद जोशी जैसे बड़े संपादक लेखक हुए जिस अखबार में, उसमें मेरा चयन हो गया। तो उसमें जाने के बाद पैसों का ध्यान नहीं रहा, और जैसा काम किया तो वो करते चले गए। उसके बाद बस ये है, कन्फ्यूजन नहीं होना, दिमाग में 2 राय नहीं होनी चाहिए। और ये आज के विद्यार्थियों को भी मैं अपने पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कहता हूँ कि जिस विषय में आप डिग्री ले रहे हैं वो तो एक बात है, और 10 साल बाद आप कुछ और ही कर रहे होंगे। डिग्री तो एक गेट पास है, कहीं टिका देगी थोड़े दिन, लेकिन नियति कहाँ आपको ले जाएगी नहीं मालूम है। तो कन्फ्यूज मत होना, और जो मन में हो वो करना। माता पिता की अपेक्षाएं निश्चित होंगी, समाज कुछ और अपेक्षाएं आपसे करता है, आपके पड़ोसी कुछ और चाहते हैं, आपके सहपाठी का अगर किसी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया है और वो तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर बन गया है, या कहीं प्रोफेसर हो गया है, किसी सरकारी सुरक्षित जॉब में चला गया है, तो उसको देख के कभी ये नहीं करना कि हमको वैसा करना है। आपका मन और आप खुद क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो एक आप जानते हो। वो आपके माता पिता नहीं जानते हैं, वो आपके पड़ोसी भी नहीं जानते हैं। वो आप ही जानते हो कि आपकी एनर्जी, आपकी चेतना, आपकी आत्मा किस तरफ झुक रही है, क्या करना चाहती है, उस तरफ ही काम करो, उसी में तराशो। तो एक दिन जहाँ पहुँचोगे उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। मैंने कोई कल्पना नहीं की थी कि मैं इसी विश्वविद्यालय में लौट के कभी आ जाऊँगा, या पत्रकारिता में भी इतना टिकूँगा। मैं 25 साल टीवी में रहा, अखबार में रहा, और बड़े ब्रांड में रहा, कुछ किताबें लिखी, लेकिन वो आपको एक स्थायित्व देना पड़ेगा। आप जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं, या जल्दी मन भर जाता है, या जल्दी बोर हो जाते हैं। तो ऐसा करके अगर आप अपने कैरियर के साथ करेंगे तो उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। आपका दिया हुआ समय, आपकी की हुई मेहनत एक ऐसे बीज की तरह है जो एक दिन वृक्ष बनेगा ही। टिके रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर आज के जो हमारे युवा हैं, जो छात्र हैं, और या तो 12th पास आउट हैं, उनको लेकर एक मेरे मन में सवाल है सर। मैं मिलता रहता हूं बच्चों से भी और ग्राउंड जीरो के दौरान, कि उनके मन में एक बड़ी शंका है कि हम पर्टिकुलर BA, BSc, MA, MSc ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पत्रकारिता को लेकर एक जो कहा जाए कि मिथ है कि यदि हमने पत्रकारिता कर लिया तो फिर केवल पत्रकार ही बन पाएंगे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? आप कुलगुरु हैं और देखते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्रकार बन पाएंगे तो ठीक है, कुछ साल आपके पत्रकारिता में बीतेंगे। मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि अखबार या चैनल
या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अगर एक जर्नलिस्टिक रोल में हैं, एक पत्रकारीय भूमिका आपने अपने लिए चुनी है, तो वो तो आपकी एक आजीविका है। जैसे आप तहसीलदार होते, जैसे आप किसी बैंक के मैनेजर होते या किसी कॉलेज या स्कूल में अध्यापक होते, तो वैसा एक आपने अपना एक जरिया चुन लिया है जहाँ से आपके घर का चूल्हा जलता है, आपका पालन पोषण होता है, एक वेतन आपको वहाँ से मिलता है, एक निश्चित उसमें कमाई आपकी होती है। लेकिन आपकी रुचि, आपका पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आप क्या करना चाहते थे? केवल नौकरी करने आए थे क्या? ऐसा हरगिज नहीं है। तो कोई ना कोई विषय आपका जरूर होगा, चाहे वो कोई भी हो। आप पेंटिंग अच्छी बना सकते हैं, आप अच्छा सकते हैं, आप बहुत अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, या आपको कुछ फिक्शन में आप काम कर सकते हैं, कुछ उपन्यास या कुछ कहानी लिख सकते हैं। मीडिया ये एटमॉस्फियर आपको देता है, ये पर्यावरण आपको देता है, ये क्लाइमेट आपके आसपास देता है, ऐसी आबो हवा आपको देता है कि आप ऐसी किसी भी विधा में, आप लेखन में, चित्रकला में, गायन में, संगीत में अगर आप रुचि रखते हैं तो थोड़ा सा समय उधर देना शुरू करो। मीडिया में आपकी नौकरी चलती रहेगी, और वो जो आपका थोड़ा थोड़ा समय देना है लिखने का, वो एक दिन आपको पता नहीं कैसा लेखक बना देगा, कौन सा उपन्यासकार बना देगा, कैसी संगीत में आपकी गति पकड़ लोगे, आप 10 साल बाद उधर जाना चाहोगे। तो आपके भीतर जो ईश्वर आपसे कराना चाहता है, उसको उभारने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए, स्वयं उसको पहचानने के लिए ये जरूरी है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हों। आप किसी अनाज मंडी में नौकरी करते हुए या बैंक में नौकरी करते हुए बहुत कम संभावना है कि इतना आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को उभारने का मौका मिले। मीडिया ही ये आबो हवा आपको देता है कि कुछ क्रिएटिव आपके भीतर है और वो निकल के बाहर आएगा ही। सर, अब जब बात पत्रकारिता की हो रही है, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक बड़ा बदलाव देखा है इस देश में। हम पत्रकारिता को भी देखें तो पत्रकारिता भी सलाखों के पीछे रही है, और वर्तमान में यदि देखा जाए तो बड़े आक्षेप लगा करते हैं। लेकिन सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में जो आज का माहौल है, हमेशा टारगेटेड एक पत्रकारिता का दौर है, और ये कहा जाता है कि नहीं, ये एलो जर्नलिज्म जो हो रहा है देश में, और कई आरोप लगते हैं, आपने भी देखे होंगे सर कि आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है, लेकिन मीडिया हमेशा सेंटर ऑफ पॉइंट बन जाती है कि ये गोदी मीडिया है। तो जब मीडिया पर ऐसे आक्षेप लगना शुरू होते हैं, तो आप क्या समझते हैं, मीडिया के लिए एक अच्छा समय आने वाला है या फिर बुरा दौर और बुरा हो जाएगा? नहीं, ऐसे इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसी अंधकार की या नकारात्मक या किसी प्रकार की हताश होने की, निराश होने की कोई सिचुएशन नहीं है। ये हमेशा से था, ये हमेशा से था। जैसे जैसे कोई भी मीडिया ताकतवर होता है, कोई भी माध्यम ताकतवर होता है, और आप जितना सच के करीब जाएंगे, जितना सत्य के निकट जाएंगे, सिस्टम की खामियों को उजागर करेंगे, किसी नेता का कारनामों को उजागर करेंगे, किसी ब्यूरोक्रेट के कारनामों को उजागर करेंगे, किसी शहर का हाल बताएंगे, उसमें आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप किसी मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप कोई विषय उठा रहे हैं, आप किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक सच को सामने लाना चाहते हैं तथ्यों के साथ। लेकिन अगर आपका उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, आपका व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, आप केवल मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं, तो ये संकट आएंगे। ये बहुत इस तरह के परिस्थितियां बनेंगी कि लोग आरोप करेंगे आप पर, लोग कीचड़ उछालेंगे, आपको शक के दायरे में लाएंगे। आप सच को उजागर कर रहे हैं, लेकिन वो शक्तियां जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पद हैं, जिनके पास कानून की शक्ति है, वो आपको घेरेंगे, आपको लांछित करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें एक जैसे बादल छट जाते हैं ना, बहुत जल्दी ही ये चीज़ें छट जाती हैं और सच ही सामने आता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ये सिद्धांत की बात तो है ही कि इसमें कोई डरने और झिझकने की बात नहीं है। आप जिस माध्यम में काम कर रहे हैं, जो काम आपको मिला है, मान लीजिए किसी अखबार में आप हैं, मान लीजिए किसी चैनल में आप हैं, और कोई विषय आपको कवर करने के लिए मिला है, मान लीजिए शहर का कोई डेवलपमेंट के विषय हैं, जो बीट्स होती हैं, आप क्राइम में काम कर रहे हैं, आप अर्बन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, कोई भी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, तमाम तरह के जो अखबारों में लिखने के विषय होते हैं, तो वहाँ आप जब भी कोई सच को उजागर करेंगे तो जिनके हित प्रभावित होंगे तो वो आपके गले में हाथ नहीं डालेंगे, आपकी गर्दन पर हाथ डालेंगे, वो डालेंगे। और आपकी ताकत ये है कि सच आपके साथ में है।
थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो आपको तनाव में डालेंगे। मुझे कई स्टोरी ऐसी हुई जब मुझे कई तरह के थ्रेट आए, सीधे जान से मारने की धमकियां मिली मुझे फ़ोन पे ये कहा गया कि मैं रात को 1 बजे घर से निकलता हूँ, अपने घर नहीं पहुँचूँगा ऑफिस से जी। पेज लगाने के बाद 1:30 बजे रात को नई दुनिया से निकलते थे, तो कुछ विषय ऐसे हम उस समय लिख रहे थे इंदौर में जी। और एक फ़ोन आता है और वो हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो बताया कि वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा आप घर नहीं पहुँचेंगे। अब आप सोचिए कि एक बाहर दूर गांव छोटे कस्बे से आया हुआ कोई युवक जो केवल कुछ लिखने की लत की वजह से कुछ अच्छा लिखे, ऐसा माहौल उसको अखबार में मिले और वो एक अखबार की नौकरी में आ गया है, कुछ विषय उसको दे दिए गए जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं और वो लिख रहा है और उस पर उसको जान से मारने की धमकी मिले, वो अकेला किसी सूने कमरे में कहीं रहता है, उसका परिवार कहीं दूर है, घर वाले सोच रहे हैं कहीं बड़ी अच्छी जॉब में है। तो ऐसे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक दबावों और तमाम अपेक्षाओं के बोझ से दबा हुआ एक व्यक्ति जो पत्रकार कहलाता है खुद, और वहाँ ऐसी धमकी अगर उसको मिलती है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या छोड़ के भाग जाना चाहिए? अगर मैं छोड़ के भाग गया होता तो यहाँ नहीं बैठा होता, लेकिन मैं डटा रहा तो मैं जिंदा भी रहा। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और वो पहला मौका नहीं था ऐसा बाद में भी आए ऐसे अवसर। लेकिन अगर आप सच के साथ हैं और आपकी अंतरात्मा ये कह रही है कि आपका कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, आप किसी सेटिंग के लिए, अपने किसी तात्कालिक लाभ के लिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं जो आपकी मदद करती हैं। बिल्कुल सही बात है सर कि जब आप इतने जोखिम भरे काम को करते हैं, और निश्चित तौर पर जोखिम तो हर सांस लेने में है, तो ये भी एक जोखिम ही है। लेकिन सर अब जब आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, एक बड़ा विषय हमेशा बना रहा है, जब से डिजिटल मीडिया आया सर, तो एक चर्चा शुरू हुई कि पत्रकारिता के मानदंड और मापदंड तय होने चाहिए, कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है। आपने उस दौर में पत्रकारिता के लिए पहले पढ़ाई की और फिर आपने उसके बाद अखबारों में बतौर पत्रकार आपने नौकरियां भी की, लेकिन आज के दौर में आप हर मोबाइल लिया हुआ युवक पत्रकार होता है, और अमूमन हमेशा स्थिति ये बनती है कि विवादों की स्थिति बनती है, नेताओं से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो शायद वहाँ पे ज़रूरी नहीं होते, या बहुत सारी ऐसी कमोवेश स्थितियाँ बनती है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? क्या आपके प्रयास रहेंगे? क्योंकि अभी आपको मैं सुन रहा था तो आपने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखने का जिक्र किया, तो क्या ये माना जाए सर कि आगामी दिनों में इसके लिए भी एक पत्राचार होगा? नहीं, देखिए अपने यहाँ एक मीडिया को एक फ्रीडम है, इसमें कोई शक नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम है जी। इसको भी मैं मानता हूँ कि जितनी होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है। काफ़ी आबाद और अनियंत्रित अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लिए है। टेक्नोलॉजी ने उसका लोकतांत्रिकरण किया है, एक विकेंद्रीकरण किया है टेक्नोलॉजी ने। पहले अखबार कोई एक छपता था सुबह, और कोई बड़ा मीडिया हाउस उसको छापता है, या जो भी छापते हैं वो बड़े एफर्ट के बाद, बहुत सारे संसाधनों के बाद कोई एक अखबार छपता है, या चैनल आया 24 घंटे चलता है। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद में ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने सबको कंटेंट क्रिएट करने की एक स्वतंत्रता तो दी है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन वो कंटेंट क्रिएट करने वाला जर्नलिस्ट ही है, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि पत्रकारिता एक बिल्कुल ही अलग किस्म का काम है। मेरे पास मोबाइल है या मेरे पास में टेक्नोलॉजी है और मैं कहीं जाके कुछ कर रहा हूँ, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ सामग्री जुटा रहा हूँ अपने लिए, तो वो उसको केवल पत्रकारिता की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग अगर अपने आप को पत्रकार कह भी रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, पत्रकार कहना ठीक नहीं है। आप अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कुछ अच्छे, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो एग्रीकल्चर में, गांव के जनजीवन पर, पर्यटन पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें पत्रकार तो नहीं कहते हैं। बहुत अच्छे हैं, उनकी फॉलोइंग लाखों में है, उनके लाइक्स और उनके सब्सक्राइबर जो है बड़ी संख्या में है, लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन वो कुछ दूसरी तरह की चीज़ें कर रहे हैं। वो कोई करप्शन के केसों में नहीं जा रहे हैं, वो रूटीन जर्नलिज्म जो होती है वो उस तरह के विषय कवर नहीं कर रहे हैं। कोई पर्यटन में कुछ कर रहा है, कोई खेती बाड़ी में, कोई गांव के जनजीवन में, कोई कुछ और तरह के विषयों में काम कर रहा है, कोई पहाड़ों में काम कर रहा है, कोई समुद्रों में काम कर रहा है, कोई आर्कियोलॉजी पे काम कर रहा है। मेरे कई मित्र हैं, एक अनबाउंड इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल है, वो बिल्कुल ऑफ बीट किस्म का काम कर रहा है।
बिल्कुल, वो अभी द्वारिका में उन्होंने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में काम किया। एक यूट्यूब चैनल जिसके पास बहुत सीमित साधन होते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती, बड़े फंड्स नहीं होते हैं, बड़ी टीम नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अभी द्वारका में जाकर समुद्र के नीचे डूबी हुई कृष्ण की द्वारका पर काम किया, एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट को साथ में लेके। तो ये कुछ ऐसे विषय जिनका दर्शक वर्ग बड़ा सीमित है, लेकिन वो कुछ नॉलेज को बढ़ाने वाला है। ऐसे कंटेंट पे अगर काम कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता से भी ऊंचा काम कर रहे हैं। पत्रकारिता तो एक रोज की एक है कि आपने डेली काम किया, अगले दिन फिर काम किया, फिर रोज काम किया, डेली मेहनत कर रहे हैं, कुछ खबरें ला रहे हैं, जिन खबरों का कल सुबह के अखबार में पढ़ने के बाद में केवल समोसे पैक होकर बिकना है, या चैनल पे आपने कोई खबर थ्रो की और वो बुलेटिन में चली, उसमें कुछ है दम तो उसका असर हुआ, नहीं है तो फिर आपने फॉलो अप किया। लेकिन जो कंटेंट बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण, कि अब वो एक टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है, तो वो तो मैं समझता हूँ रोज़मर्रा की पत्रकारिता से भी ज़्यादा गुणवत्ता का काम है, ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, ज़्यादा रिसर्च बेस्ड काम है वो। और वो सामान्य पत्रकार नहीं कर सकता, उसको तो रोज 4 खबरें देनी है, रोज उसको 3 कवरेज करना है, कुछ ग्राउंड से करना है, कुछ उसकी ऐसी बाध्यताएं हैं सिस्टम की कि जो अखबार में काम कर रहा है उसको एक निश्चित संख्या में डिलीवरी करनी है। तो वो उसमें कोई क्वालिटी का सवाल नहीं है, उसको तो कुछ भी लेके आना है, कुछ भी लेके आना है, खबर जिसका कोई बहुत लंबे समय के लिए महत्व नहीं है, रोज की खबर, सूचना है। लेकिन जो YouTube चैनल पर डिजिटल मीडिया ने जो एक प्लेटफॉर्म बड़ा दे दिया है, और इसमें जो विविध दिशाओं में जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारी नॉलेज को रिच कर रहे हैं। आज मुझे आर्कियोलॉजी में या हिस्ट्री में पढ़ने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए मुझे MA करना जरूरी नहीं है हिस्ट्री में, मैं किसी YouTube चैनल को फॉलो कर सकता हूँ और मुझे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो पूरी एक डिग्री लेने में नहीं मिलेंगी। तो वो जो लोग उस पर काम कर रहे हैं वो पत्रकारिता से कहीं बड़ा महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है। तो सर, क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता मतलब पत्रकार के लिए एक कुछ नियमावली होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि ये बहस का विषय है सर। अमूमन आप भी देखते होंगे कि चैनल्स पर तो नहीं मगर प्रोफाइल पर हमेशा एक विवाद की स्थिति बनती है। तो क्या ऐसा सरकार कभी नियम लागू कर सकती है कि पत्रकारिता के लिए, पत्रकार होने के लिए आपको पर्टिकुलर ये कोर्स करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इसके ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये अराजकता से बचने के लिए, अराजकता से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में किसी भी तरह से जाने से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है, जिस पे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पीटीआई की टीम ने, पीटीआई की फैक्ट चेकर्स टीम ने, जिसके चीफ एडिटर प्रत्युष रंजन हैं, 350 ऐसे वीडियो का फैक्ट चेक किया जो सारे 24 घंटे के सैटेलाइट बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल पर चल चुके थे कि ये ऑपरेशन सिंदूर का कोई लाहौर से, कोई कराची से, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की डेट लाइन से वो वीडियो चल चुके थे। लगभग 90 की संख्या में उनमें से वीडियो जो पाए गए फेक थे। वो ना लाहौर के थे, ना वो कराची के थे, ना वो पाकिस्तान के थे, ना वो उस अवधि के थे जिस अवधि में ऑपरेशन सिंदूर चला है। वो कहीं और के थे, वो कभी और के थे। लेकिन उनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ना केवल किया गया, बल्कि सारे बड़े चैनल इस झांसे में आए कि ये जो कंटेंट कहीं से वीडियो आया है ये ऑपरेशन सिंदूर का है। और जब वो फेक पाए गए तो पीटीआई की टीम ने उन सारे नेशनल चैनल्स के एंकर और एडिटर्स को वो वीडियो भेजे कि आपने ये उस तारीख में ये वीडियो जो चलाया है ये फेक है, ये पाकिस्तान का नहीं है। और आज सारे मीडिया हाउसेस में एक अलग टीम इस पे काम कर रही है। तो इन सब व्याधियों से बचने के लिए टेक्नोलॉजी ने अगर आपको ये सुगम किया है कि आप कोई भी खबर, कोई भी घटना, कोई भी वीडियो तुरंत आप नेट पे ले जा सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने ये भी सुगम किया है कि आप फेक कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सरकार की चुनौतियां केवल उस पहले लेवल की नहीं है जो आपने सवाल किया है, सरकार की चुनौतियां तो बहुत आगे चली गई हैं। तो इन सब तरफ एक नियामक संस्थान जो ताकतवर भी हो, जो प्रेस काउंसिल जैसे दिखाने के दांत हाथी के ना हो, हैं अभी अपनी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, बहुत सारे ऐसे एडिटर्स गिल्ड है, टीवी चैनल वालों के एक अलग नेशनल प्लेटफॉर्म है जहां कई बड़े एडिटर हैं, लेकिन हमें उनके नाम भी नहीं मालूम है और वो क्या करते हैं ये नहीं पता है, उनकी शक्तियां क्या हैं हमें नहीं मालूम है, वो किसको क्या अंकुश कर सकते हैं, कोई नियमावली ला सकते हैं नहीं मालूम है। वो हैं लेकिन वो शक्तिहीन निकाय हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जो 140 करोड़ आबादी का देश है, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल
और स्मार्टफोन और इंटरनेट 5G का होना, 5G टेक्नोलॉजी का होना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सबके हाथ में है और कोई कहीं भी चला रहा है। तो इसकी तो एक मर्यादा तय करनी पड़ेगी। हमारे प्राचीन कथाओं में जब अस्त्रों के विवरण आते हैं कि अर्जुन के पास कौन सा अस्त्र है, कर्ण के पास कौन सा एक तुरुप का पत्ता बड़ा रखा हुआ है जो किसी ऋषि ने उसको दिया था, उसके साथ में उसकी मर्यादाएं फिक्स की गई थी कि ये कहाँ नहीं चलाओगे, कब नहीं चलाओगे, कहाँ चलाओगे, जब बिल्कुल विवश हो जाओ तब ये उपयोग करना, ये हमेशा उपयोग करने के लिए नहीं है। तो वैसी मीडिया जो है वो एक वैसे ही ब्रह्मास्त्र की तरह है अगर आप उसकी शक्ति को समझते हो तो शासन तंत्र को निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, सहजता से नहीं तो विवशता से एक ना एक दिन ये नौबत जरूर आएगी कि उनको इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना एक अलोकतांत्रिक शब्द हो सकता है, नियंत्रित करना, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अभिव्यक्ति की अबाध आज़ादी है। तो वहां कोई नियंत्रण तो नहीं, लेकिन नियमन के लिए एक नीति संगत मर्यादाओं के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं, कुछ फ्रेमवर्क, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे बनाने ही पड़ेंगे। निश्चित तौर पर सर, अब बात विश्वविद्यालय की हो जाए कि पत्रकारिता का इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ तमाम कोर्स और नवाचार हो रहे हैं, क्योंकि आपके आने के बाद आपने AI को लेकर, साइबर को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी आपने कई कोर्सेज रन करने की बात की है। आपका विंध्य में रीवा परिसर, इतना ही खूबसूरत जो भवन बना हुआ है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, इतना खूबसूरत स्टूडियो है। तो सर, विंध्य को लेकर क्या कार्य योजना है, क्योंकि ये सर एक समय का खुद की राजधानी है जहां बैठे हुए रीवा में, और यहाँ BBC और तमाम जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे उनके खुद के ऑफिस थे। लेकिन आज ज़रूर नहीं है, लेकिन यहाँ के युवाओं में अपार ऊर्जाएं हैं, तो उनके लिए क्या है सर तैयारियाँ? देखिए, जहाँ तक विंध्य का सवाल है और रीवा क्षेत्र का सवाल है, तो ये राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से ये बहुत चार्ज रहा है हमेशा। राजनीतिक रूप से ये बहुत ऊर्जा से भरा हुआ, हमारे पिछले आप 60-70 साल के इतिहास में ही जाएंगे, ज़्यादा पुराना ना जाएं, तो काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ रहा है। तो जहाँ ऐतिहासिक और राजनीतिक समृद्धि इतनी होगी तो वहाँ स्वाभाविक रूप से सूचना और समाचारों के तंत्र विकसित होंगे ही। तो जो आपने जिन बड़े मीडिया ब्रांड की बात की कि जिनके केंद्र रीवा में रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से उनको होना ही था। जो राजनीतिक रूप से या ऐतिहासिक सामाजिक रूप से इतना सक्रिय और इतना संवेदनशील क्षेत्र हो, तो शायद यही वजह होगी कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का जो भोपाल में है, और जब हम यहाँ पढ़ते थे तब तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि रीवा जैसी जगह में इतना समृद्ध और इतना विकसित और भव्य कभी परिसर पत्रकारिता विश्वविद्यालय के खुलेगा। लेकिन आज वो है, तो वो इसी वजह से है कि यहाँ एक पोटेंशियल है, और चूंकि ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से लगती है, तो यहाँ एक बड़ी संभावना देखी गई विश्वविद्यालय के नीति नियंताओं ने पहले कि यहाँ एक केंद्र हमारा जरूर होना चाहिए, ताकि स्थानीय जो स्कूल पास करने के बाद, स्कूल की परीक्षाएं पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्थानीय स्तर पर एक विकल्प ये भी खुले। क्योंकि मीडिया का विस्तार तो चारों तरफ लगातार हुआ ही है, पिछले 30 सालों में हमने देखा 24 घंटे के न्यूज़ चैनल से लेके और पूरा डिजिटल मीडिया तक हम चले गए हैं। तो इसमें अपार अवसर बनेंगे, ये बात तब समझ ली गई थी जब इस परिसर के खुलने की योजना बनी होगी। ठीक है जी। तो यहाँ ये एक लोकल लेवल पर विंध्य के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल डॉक्टर ही बने, और अब ये जरूरी नहीं है कि केवल इंजीनियर और डॉक्टर ही बनेंगे तो ही भवसागर से पार होंगे, या कोई सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो ही जीवन धन्य हो जाएगा। मीडिया के अवसरों ने प्रिंट में, रेडियो में, टीवी में, सिनेमा स्टडी में, PR एजेंसीज में और तमाम डिजिटल माध्यमों में इतने अपार अवसर खोल दिए हैं कि अब डॉक्टरी और इंजीनियर में तो सैचुरेशन है। आप प्रबंधक की डिग्री लीजिए, MBA करिए, तो बहुत आसान रास्ते कहीं नहीं हैं। लेकिन मीडिया में ये है कि 100% प्लेसमेंट है यार। मीडिया का आप कोई भी कोर्स करिए, लेकिन उस ढंग से आपको खुद को तैयार भी होना होगा। वो केवल एक डिग्री ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे डिग्रीधारी डॉक्टर, बहुत सारे डिग्रीधारी MBA, बहुत सारे डिग्रीधारी इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं। तो वो स्थिति यहाँ कमोवेश नहीं है। आज आप पढ़ के निकलेंगे तो एक अवसर तो आपको मिलेगा,
चाहे वो किसी जगह पे मिले, छोटे मीडिया हाउस में मिले, छोटे प्लेटफॉर्म पे मिले या बड़े प्लेटफॉर्म पे मिले। आप रीवा में काम करें, भोपाल में काम करें या दिल्ली चले जाएं, अवसर तो मिलेगा, लेकिन उस अवसर में टिके रहने के लिए ऊर्जा, तैयारी आपको जुटानी पड़ेगी। तो ये रोज कमाने और रोज अपने आप को तैयार करने का माध्यम है। तो विंध्य के विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत ओपन एक प्लेटफॉर्म इस विश्वविद्यालय ने ये परिसर के रूप में दिया है कि आप एक नई दिशा में भी अपना भविष्य निर्माण करने के लिए आ सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बात और मैं जोड़ दूं, अभी मैं एक 35 वर्ष की इस विश्वविद्यालय की यात्रा हो गई है जी। 1990 में इसका एक्ट बना था जी। 35 वर्ष की हो गई है। इन 35 वर्षों में यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी कहाँ हैं, ये सवाल आपको पूछना चाहिए, जिसके जवाब में मैं अभी पिछले 1 साल पहले इस विश्वविद्यालय में आने के बाद मैं लगातार खोज रहा हूँ कि वो कहाँ हैं। मैं कुछ के पते बता देता हूँ आपकी, वो कहाँ पाए गए हैं। अभी मेरी पिछले हफ्ते मैं इस पर एक दस्तावेज पे काम कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है माखन के लाल जी। 35 वर्षों में यहाँ से डिग्री लेके निकले हुए लड़के कर क्या रहे हैं, इसकी तफ्तीश करने के लिए मैं निकला। पिछले हफ्ते मैं एक पहले बैच के एक विद्यार्थी को पकड़ पाया और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस समय एक पाठ्यक्रम करने के लिए गए हैं। नाम उनका संजय सलिल है। वो बिहार के एक नितांत पिछड़े गांव से किसी समय भोपाल आए थे पढ़ने के लिए। 125 करोड़ की कंपनी रन कर रहा है वो। उसने अमर उजाला से अपनी इंटर्नशिप की, प्रिंट से। उस समय टीवी चैनल नहीं थे, लेकिन सन 2000 में जब 24 घंटे के न्यूज चैनल आए तो आज तक चैनल में उसका सिलेक्शन हुआ। उसके अंदर एक उद्यमी था, और उसने ये सोचा कि जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी दे सकता है, एक इंजीनियर, तो मीडिया एग्जीक्यूटिव ये काम क्यों नहीं कर सकता? मीडिया प्रोफेशनल ये कंसल्टेंसी का काम क्यों नहीं कर सकता? मैं समझता हूँ उसने लगभग 100 चैनल लॉन्च किए हैं आज तक अभी उसकी कंपनी ने, मीडिया गुरु के नाम से, और 125 करोड़ की उसकी कंपनी है। और उन्होंने मुझे ये बताया कि 500 करोड़ पर ले जाना उसका लक्ष्य है। पहले बैच का विद्यार्थी। एक दूसरा उदाहरण बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे ले जाके देता हूँ। 2012 बैच APR का कोर्स, एडवर्टीजमेंट PR का कोर्स करने वाले डॉक्टर हृदय गुप्ता देहरादून में रहते हैं। दिल्ली में उनकी PR एजेंसी है। लगभग 30 करोड़ का टर्नओवर है उनका। वो देश की कई IPO की PR का काम वो खुद देखते हैं। और ऐसे अनेक मिले। मेरी कल्पना में नहीं था कि यहाँ से निकले हुए, मैं सोचता था कहीं एडिटर, हम सब जानते हैं, कोई कहीं एडिटर हो गया, कोई कहीं प्रोड्यूसर हो गया, कोई कहीं प्रोफेसर हो गया, कोई कहीं HOD हो गया। मैं खुद लौट के अपने ही घर में आ गया कुलगुरु बन के। तो मैं सोचता था कि ये दुनिया का दायरा सिर्फ यही होगा, कोई अखबार में काम कर रहा होगा, कोई चैनल में काम कर रहे हैं, जानते ही हैं हम सब लोगों को जो ऐसे मीडिया में हैं। लेकिन ऐसे उद्यमी निकलेंगे, ये कल्पना के परे था। जब वो डिग्री लेने आए होंगे तब भी उन्होंने नहीं सोचा होगा, वो तो एक छोटी अखबार में कहीं नौकरी मिल जाएगी इसके लिए आए थे। ये मैंने केवल 2 उदाहरण दिए हैं। ऐसी 51 कहानियों का संकलन अभी लाने वाला हूं मैं 2 महीने के अंदर, माखन के लाल। और आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीडिया को, जिसको मैं कहता हूं कि ये खुला आसमान है, आपके पंखों में जितनी दम हो उतनी ऊंची उड़ान भरो। नौकरी में जाओ, खुद का काम करो, समाज के लिए कुछ करो, चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ करने की अपार संभावनाओं से भरा हुआ ये एक अकेला क्षेत्र है। ये आप डॉक्टर बनोगे भी ना तो कोई सेवा के लिए डॉक्टरी नहीं कर रहा है, क्षमा करना। उसका लक्ष्य होगा कोई वैसा नर्सिंग होम बना दे जैसा रीवा में फलाने डॉक्टर का है। कोई इंजीनियर होगा तो वो कुछ और ऐसे ही अपने आर्थिक केवल लक्ष्य उसके सामने होंगे। लेकिन समाज के लिए ईमानदारी से कुछ सकारात्मक अगर योगदान करने का कोई एकमात्र जरिया है तो मैं आज भी कहता हूं कि राजनीति से आगे वो पत्रकारिता है। निश्चित तौर पर। और सर के द्वारा जो बात कही जा रही है, हर शब्दों में मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपके जीवन को सफल बनाने की योजना है। लेकिन तय आपको करना है कि करना क्या है। लेकिन जब माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की बात आती है तो बड़े अदब से नाम लिया जाता है। और वजह यही है कि हर छात्र को एक जैसा समझना, उनको हर कुछ वो शिक्षा देना जो उनके जीवन के आगामी दिनों में कठिन समय में थोड़ा सहायक हो। लेकिन सर अब मैं चाहूँगा कि हालांकि आप वक्त भी हो रहा है और वक्त की एक कहा जाए कि मर्यादा जो है उसको भी हम
ध्यान में रखेंगे। तो सर अब मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में, यदि 2 लाइनों में आपको छात्रों के लिए कोई संदेश देना हो, तो क्या उन 2 लाइनों में आप एक स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को, 12th पास भी हो या फिर ग्रेजुएट हो? देखिए, स्कूल की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में अगर कोई जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मीडिया में कैरियर बनाने की तरफ भी ज़रूर सोचें। वो अगर कुछ और सरकारी नौकरी वगैरह करना चाहते हैं तो उसके एक सबल, एक अच्छा सशक्त विकल्प पत्रकारिता आपके इंतज़ार में है। अगर आप में लिखने की क्षमता है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, आप समाज के लिए कुछ अच्छा योग करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, तो मीडिया से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई दूसरा नहीं है। ये बात मैं मीडिया से बाहर जाके उपदेश नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद 25 वर्ष मीडिया में बिताने के बाद आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इतनी पवित्र काम करने का इतना सात्विक अवसर, इतना असीमित आसमान आपको दूसरी कोई विधा नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले तो मैं सारे युवाओं को ये आह्वान करूंगा कि विंध्य क्षेत्र में अगर आप सुन रहे हैं तो आप रीवा परिसर को एक बार देखो। आप भोपाल में हो, देश में कहीं भी हो, 20 राज्यों के स्टूडेंट इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं हर साल आकर, 20 राज्यों के, और पूरे देश में निकलते हैं वो अपना कैरियर बनाने के लिए, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी किताबें लिख रहे हैं। ऐसी अद्भुत चीज़ों में वो लगे हुए हैं कि वो तो एक अलग ही लंबा विषय है। जैसे मैंने कहा कि मैं 51 ऐसे विद्यार्थियों के अनुभव पर आधारित एक किताब अभी लेके आ रहा हूँ, ताकि प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो केवल उपदेश नहीं है। ये 51 कहानियाँ इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थियों की हैं, और अगर वो ऐसे हो सकते हैं तो आप सब और कोई भी वैसा हो सकता है। चलिए, तो ये है पत्रकारिता का एक ऐसा दौर जो आपने सर के माध्यम से जिया है। हम सब आपके पद चिन्हों में चलने वाले लोग हैं, प्रयास करते हैं कि उन चिन्हों पर चलते रहें आगे पीछे करके। और सर, लेकिन आपने बीच में अमरूद के बागान पत्रकारिता छोड़कर कैसे शिफ्ट हुए? थोड़ा सा सर, क्योंकि हमारे दर्शक ये सवाल पूछेंगे ही, मुझे मालूम है, क्योंकि अमरूद के बाग की कहानी हर किसी के जवान। ऐसा है कि मैं एक गांव से आता हूं जी, और जब अखबारों में रहा तो हमेशा मेरे मन में ये रहा कि मैं अपने गांव को पीछे छोड़ के आ गया हूं, जहां खेती की कुछ मेरी ज़मीनें हैं मेरे पिताश्री की, तो मुझे गाँव लौट के कुछ करना चाहिए। तो वो रिवर्स माइग्रेशन जी, कि अगर शहर में आपकी भूमिका पूरी हो गई है, आप नौकरी करने आए थे, आपने कई साल नौकरी कर ली, तो अब उसके बाद आपको अपना एक रिवर्स गियर लगाना चाहिए, उस गांव की सुध लेना चाहिए जहां से आप कभी निकले थे। तो मैंने 2500 अमरूद के, थाईलैंड की वैरायटी हुई VNR बिही के नाम से, उसके 2500 पेड़, पूरे 1 साल उस पर अध्ययन और उसकी तमाम फील्ड में उसके जो अनुभव हैं वो देखने और तमाम अध्ययन के बाद मैंने 2500 2021 के जून के महीने में लगाए थे। अभी मैंने 42 टन अमरूद निकाला है मेरी टीम ने, और मैं उसमें 5 लोगों को गांव में वापस रिवर्स करा चुका हूं और 20 लोगों को 6 महीने के लिए रिवर्स करा चुका हूं। रिवर्स माइग्रेशन के एक थीम पर किया काम है। वो किसी कमर्शियल बेनिफिट के लिए, कोई औद्योगिक या उसके कारोबारी मुनाफे के लिए नहीं किया है। तो उसमें जीवन भर की जमा पूंजी बिना किसी सरकारी सहायता के, किसी सरकारी योजना या किसी भी सरकारी स्कीम का कोई आर्थिक लाभ लिए बिना, केवल अपनी एकल प्रयास से उसमें मैंने 3-4 लोगों को वहाँ पे स्थायी काम 12 महीने का वहाँ उपलब्ध कराया है, और वो बहुत अच्छा हरा भरा एक बाग है। आप सबको मैं आमंत्रण करता हूँ, विदिशा ज़िले में है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये तमाम दर्शक, हालांकि आपके बताने में इतना लहजा आपका मीठा है कि वो मीठे लहजे को शायद दर्शकों ने भी एहसास किया होगा। और निश्चित तौर पर यदि आप विदिशा के आसपास से देख रहे हैं, विंध्य से देख रहे हैं, तो सर के बागान में हम सब जा भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ टनों में है, और वो टन जो है उसको हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरूद कहा है जी। विदिशा जिले में एक USA है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरूद जी। और निश्चित तौर पर वो जगह है, मतलब भारत में रह के USA का आनंद लेना है तो तैयार हो जाइए। और सर का मार्गदर्शन यूं ही हम लेते रहेंगे। और आप लोग के जीवन में जो कठिन दौर है ना, ये साक्षात प्रतिमूर्ति बैठे हैं जिन्होंने शायद अखबार के दिनों में एक धमकी भरा कॉल भी झेला है, परिवार के लिए डर भी झेला है, लेकिन आज उसी मजबूती से अपने
कहा जाए कि तमाम विचारों के साथ एक मजबूती से खड़े हैं और देश भर को कहीं ना कहीं जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो होगी फिर मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।